बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी। स्पेशल रिपोर्ट में दिल्ली के यानी मरकजी सरकार के उस दावे का जिक्र करते हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है। दाखिला वज़ीर राजनाथ सिंह ने कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है और जो हालात है वो नॉर्मलसी की तरफ न सिर्फ लौट चुके हैं बल्कि अब भी लौट रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ से उमर अब्दुल्ला कुछ और ही कहते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर क्या वजह है कि आज उन्हें उनके वालिद और उसके साथ साथ उनकी जो बहन है उनके बच्चों को भी आज बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। दरअसल ये मामला सुबह उस वक्त पता चला जब उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और ट्वीट के ज़रिए उन्होंने कहा कि प्रेजेंट एमपी यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम के लिए एमपी है, उन्हें शायद उन्हें गांदरबल जाना था और उमर अब्दुल्ला खुद गुलमर्ग जा रहे थे और इसी तनाजुर में उनका मानना है कि उन्हें घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। जब इजाज़त नहीं दी गई तो उसके बाद उनका मानना है कि जो सिक्योरिटी एहलकार है उन्होंने उन्हें ये कहा कि आज उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ भी लगा दी गई हैं और उमर अब्दुल्ला ने इसे नया कश्मीर का नाम दिया है। यानी नया कश्मीर जो कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद मरकजी सरकार का दावा है कि अब जम्मू कश्मीर का मुकम्मल मर्जर या हम कहेंगे कि मुकम्मल इंटीग्रेशन भारत के साथ हुआ है, उसकी सूरत हाल की अक्कासी कर रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अब ये पुराना जम्मू कश्मीर नहीं है बल्कि नया जम्मू कश्मीर है। और यही मिसाल एक तनकीदी अंदाज में, एक तीरनुमा अंदाज में उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि अब ये नया जम्मू कश्मीर है जहां एक एमपी जो इलेक्टेड एमपी है उन्हें भी घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। उमर अब्दुल्ला का ये भी मानना है कि उन्हें भी घर से निकालने की इजाज़त नहीं दी गई है। और लेकिन आपको याद भी होगा कि कल भी महबूबा मुफ्ती को घर से जाने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि महबूबा मुफ्ती कल पुलवामा जा रही थी और जो वहाँ पर तैनात कुछ सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने उन्हें ये कहकर रोका कि उन्हें पीछे से ये ऑर्डर्स है कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त ना दी जाए। और जब ये इजाज़त नहीं दी जाए तो फिर जमहूरियत पर जो है कहीं ना कहीं जिक्र आ जाता है कि क्या यही जमहूरियत है कि एक पॉलिटिकल लीडर जब एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा तो फिर जमहूरियत कहाँ पर है। तो इस तरह से आज दिन में ट्विटर पर यह ट्रेंड चल रहा था कि आखिर क्या वजह है कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने फिर यह भी कहा, क्योंकि इससे पहले कि उमर अब्दुल्ला का दूसरा ट्वीट आया उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक नया जो वही सामने आ गया कि लेथपुरा में जो मिलिटेंट हमला हुआ था जिसमें 40 के करीब सीआरपीएफ के एहलकार उस वक्त जाम बैक हो गए थे, तो उनकी एनिवर्सरी के पेश नज़र पुलिस को कुछ खदशात थे या पुलिस को कुछ इनपुट्स थे, सिक्योरिटी एजेंसीज को कुछ इनपुट्स थे कि आज जो है कुछ एडवर्स हो सकता है, यानी इस तरह के इनपुट्स थे। तो इस वजह से उन्होंने जो पॉलिटिकल या हम कहेंगे कि वीआईपी का मामला जो है उनके आने और जाने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी और उन्होंने माना कि ये सब कुछ उनकी प्रोटेक्शन के लिए किया गया। लेकिन जब पुलिस ने ये दावा किया तो उसके फ़ौरन बाद ही उमर अब्दुल्ला फिर जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर है वहाँ पर आ गए और उन्हें चैलेंज किया गवर्नमेंट को कि उन्हें दिखाया जाए कि अगर इस तरह का कुछ परसेप्शन था, इस तरह का कोई इनपुट था, तो फिर उन्हें ये दिखाया जाए कि या उनके नाम को कोई एड्रेस, कोई ख़त या कोई बात या कोई कम्युनिकेशन हुई है या उनके ऑफिस को। वो इस तरह से उन्होंने चैलेंज आज उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर किया। तो इस तरह से आज दिन भर ये सूरत हाल जो पॉलिटिकल लेवल पर जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिली। उमर अब्दुल्ला तो उमर अब्दुल्ला, क्योंकि वो तो आज दिल्ली से नाराज़ ही दिख रहे हैं, लेकिन ज़फ़र इकबाल मनहास जिनका ताल्लुक अपनी पार्टी से हैं उनका भी यही ख्याल है। उनका मानना है कि उन्हें भी कम्युनिकेट किया गया और उन्हें भी सिक्योरिटी वाले यही कहते हैं कि आज ड्राई डे है। यानी ये जो लेथपुरा में जो वाक़ा हुआ था, जो उस वक्त हमला हुआ था, उसकी एनिवर्सरी के पेश नज़र जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कुछ खदशात थे या कुछ इनपुट्स मिले थे, तो उसके पेश नज़र ज़फ़र इकबाल मनहास का मानना है कि उन्हें ये टर्म बताई गई है कि आज ड्राई डे है, यानी आज अपने घर में ही रहना है। और उनका मानना है कि आज तक उन्होंने ये लफ्ज़ कहीं सुना नहीं था। ज़फ़र इकबाल मनहास ने मज़ीद कुछ रिपोर्टर्स के सवालों का भी जवाब दिया, लेकिन इस मामले को लेकर क्या कहा आइए देखते हैं। आज सुबह भी मैं देख रहा था, वो कह रहे थे डिटेन हमें किया गया, लेकिन आप ये देखेंगे कि आज हमें भी जो हमारे लोग थे, हमारे डीडीसी मेंबरान जो थे या जो हमारी चेयरपर्सन जो हमारे हैं, उनको नहीं आने दिया। आज उन्होंने कहा आज ड्राई डे है। ये पहली बार मैं सिक्योरिटी में ये टर्म देख रहा हूँ, ड्राई डे, तो उनको भी रुकवाया गया।
تو ابھی 11 فروری کو بھی سب کو رکایا گیا, اس سے پہلے بھی رکایا گیا, لیکن آپ ان کو کیوں رکاتے ہیں یہ وہ بہتر جانتے ہیں. ہمیں کیوں رکاتے ہیں؟ ہم بھی اپنی طرف سے اس پر کافی جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اعتراض کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹی باتوں پر, چھوٹے چھوٹے بہانوں پہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں یا ایکٹیوسٹس ہیں یا لیڈرز ہیں ان کو بار بار روکنا میرے خیال میں یہ ٹھیک بات نہیں ہے. جمہوریت تو تبھی پنپے گی جب ہم سب ایکٹیو ہو کر اپنی بات کہیں گے. صرف یہ بات ہے کہ جب ہم بات چیت کریں تو کوئی کسی کو دھمکائے نہ, کوئی کسی پر دھونس نہ جاڑے, کوئی کسی کو ہیڈ شاٹ اور لیگ شاٹ نہ کرے یا کروائے. تو بات چیت جب ہوگی بحث کے لیے میں تو سمجھتا ہوں ایک ہی پلیٹ فارم پر آ کر بات کرنی چاہیے. افسوس اس بات کا ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہم بیچ میں سے ایک بات کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. پالیٹکس میں آپ نے یہاں کی پالیٹکس لے لیجئے, پورے دیش کی پالیٹکس لے لیجئے, پاکستان کی پالیٹکس, جو تھرڈ ورلڈ کی جو جتنی بھی پالیٹکس ہے اس میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, کہیں موٹیویشن ہوتی ہے کہیں کچھ ہوتا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو لوگ آتے ہیں تو بیک کیا ہے, بیک تو سوال ہے. ایک آدمی جیتتا ہے تو وہ اس کے بعد اپنا نفع نقصان دیکھتا ہے. میں ایک بات آپ سے کہوں کہ آج کے روز لوگ الیکٹورل پالیٹکس میں آ کر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کا کو کیا مطلب فائدہ پہنچا سکیں گے, ان کی کیا مشکلات کم کریں گے, کیونکہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں. پاور پالیٹکس تو گیم ہی اسی طرح کی ہے. تو ان کو بھی جو لوگ ملتے ہیں وہ بھی لے جاتے ہیں, وہ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, دوسری پارٹیاں بھی کوشش کر رہے ہیں. کسی کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے, کسی کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے. تو اسی طرح چلتا ہے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ پرسوں بارہمولہ میں الیکشن تھا تو ایبسٹین کیا لوگوں نے, کچھ لوگوں نے, این سی والوں نے, کانگریس والوں نے. لیکن آج جموں میں دیویندر سنگھ رانا جی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی جو لوگ اس طرح کرتے تھے آپ وہی بائیکاٹ کر رہے ہیں. بھائی آپ کریں تو ٹھیک, ہم کریں تو خراب. اس سارے میں ایک بات کہوں گا کہ یہ جب انگلی اٹھاتے ہیں دوسروں کی طرف لوگ, تو میں بڑے ادب کے ساتھ اتنا ہی کہوں گا کہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے مقدر میں تھی. بالکل, اگر انہوں نے ایسا وہ محسوس کرتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کورٹ میں جائیں. یہ تو ایک جمہوری عمل ہے, تو میرے خیال میں کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ظفر اقبال منہاس نے الگ الگ سوالات کا جواب بھی دیا, اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو بڈگام کے اندر نیشنل کانفرنس کو خدشات ہے کہ وہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئی ہے کونسل کے چیئرمین یا کونسل کے نائب چیئرمین کو چننے کے دوران. تو عمر عبداللہ کی ریزرویشنز یا عمر عبداللہ کی جانب سے جو ریئیکٹ اس پہ کیا گیا ہے, ان کا ماننا ہے کہ ان کا یہ جمہوری حق ہے اور وہ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بڈگام کی ہی بات نہیں ہے, کل جموں میں بھی کچھ اہم تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے, کیونکہ پہلی بار بھارتیہ جنتا پارٹی کو کسی بھی الیکشن سے یا کسی بھی الیکشن کے منچ سے دور پایا گیا ہے. کیونکہ کل صبح جموں کے اندر 4 ڈسٹرکٹس کے اندر الیکشن ہونے تھے ڈی ڈی سی کونسل کے چیئرمین اور نائب چیئرمین چننے کے حوالے سے, رامبن, کشتواڑ, راجوری اور پونچھ. ان چاروں میں ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر جو 3 ڈسٹرکٹس تھے, کشتواڑ اور اس کے ساتھ ساتھ راجوری اور جو رامبن ہے, وہاں پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو ٹیم ہے, جو ان کے 3 کینڈیڈیٹس وہاں سے جیت کے آئے تھے, انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے. یعنی وہ کل اس امتحان سے, اس ایکسرسائز سے جو کل ہونی تھی وہاں سے دوری رہے. اور دیویندر رانا جو کہ نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں, تو ان کو بھی موقع آیا اور انہوں نے نیشنل کانفرنس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خاص طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی پر چوٹ کیا اور یہی کہا کہ جو الیکشن کرانے کے لیے نائب صدر ہند سے لے کر پرائم منسٹر بڑے دعوے تو کرتے ہیں, یہاں تک کہ لوکل پولیٹیکل پارٹیز بھی اس چیز کے لیے سرکار کو بدھائی دیتے ہیں, ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ ڈی ڈی سی الیکشنز کرانے میں کامیاب ہوئے. ایک اچھا عمل ہے جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے 3 جگہوں پر ان الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے؟ دیویندر رانا نے مزید کیا کہا, آئیے آپ کی نظر کرتے ہیں. میں آپ کے مادھیم سے بھاجپا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ الیکشن جو ہے جس کی ہم نے بھی تعریف کی, بی جے پی نے ڈی ڈی سی الیکشن کے پروسیس کو بائیکاٹ کیا. یہ ایک بڑا عجیب سیاسی منظر ہے جس پہ سب کی غور ثانی ہونی چاہیے. 4 ڈسٹرکٹس میں الیکشن ہوئی, جس میں سے ایک میں ان کی 0 تھا, 0 پونچھ میں. کشتواڑ, رامبن اور
रजौरी में 3 मेंबर थे। रजौरी, किश्तवाड़ और रामबन तीनों जगह उन्होंने आज इलेक्शन को बाइकआउट किया। तीनों जगह उनके मेंबरान जो हैं वो इलेक्शन के लिए नहीं आए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ मीर हिलाल हांजुरी। बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस फैसले की जो उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर जम्मू कश्मीर में अब ऐलान किया है, क्योंकि अब सरकार का मानना है कि जो भी कोई नया इन्वेस्टर या जो भी कोई नया यूनिट होल्डर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई यूनिट सेटअप करना चाहेगा तो उसके लिए जो ईज ऑफ बिजनेस का मोड है वो अब अडॉप्ट किया गया है, और उसके लिए अब कोई भी शराकतदार या कोई भी इन्वेस्टर जो होगा उसको बिजनेस करने में या अपना यूनिट एस्टैब्लिश करने में आसानी होगी। और इस हवाले से जो गवर्नमेंट की जानब से मुख्तलिफ एनओसीज आज तक मांगी जाती थी किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए, किसी भी यूनिट के रजिस्ट्रेशन के लिए जो एनओसीज तकरीबन 15 के करीब एनओसीज अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है तलब की जाती थी, उसमें सरकार ने अब रिलैक्सेशन दी है। और इसमें कहा गया है कि फायर एंड इमरजेंसी और उसके साथ साथ जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन 2 एनओसीज को छोड़कर जो बाकी एनओसीज है उसमें किसी हद तक रिलैक्सेशन दी गई है, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ सकती है। सरकार का ये भी फैसला आया है, गवर्नर की मनोज सिन्हा की सदारत में जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का एक इजलास हुआ, और इजलास में जो फैसले लिए गए हैं उसमें ये फैसला भी लिया गया है कि अब जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो यूनिट्स एस्टैब्लिश होंगे या हो गए हैं उनके लिए एक अलग कमेटी बैठेगी, और जो इंडस्ट्रियल एस्टेट के बाहर बाकी प्राइवेट लैंड में जो यूनिट्स खड़े किए जाते हैं उसके लिए भी अलग एक कमेटी बैठेगी, और वो इन सारी सूरत हाल को अलग अलग यानी अलग-अलग तौर पर करेगी, ताकि जो आम लोग हैं जो यूनिट बनाना चाहेंगे, जो कि सरकार का एक नारा है कि आत्मनिर्भर भारत, यानी खुद आपने इन्हिसार करना है अपने करने पर, अपने यूनिट्स पर, तो उसके पेश नज़र सरकार का मानना है कि उन्होंने ईज ऑफ बिजनेस मेथड अडॉप्ट करके जम्मू कश्मीर के लिए रिलैक्सेशन दी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बेरोज़गार है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें, अपने यूनिट्स खड़े करें, और लोकल लेवल पर जो माल बनेगा उसका फिर इस्तेमाल करे। उससे न सिर्फ उस स्टेट की, उस इलाके की जो तरक्की होगी, बल्कि इक्तिसादी तौर पर भी पूरा मुल्क जो है वो खुद कफील हो जाएगा। और इस सिस्टम से किस तरह का फ़ायदा होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐलाना तो बहुत कुछ किए जाते हैं, कागजों में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन फिर प्रैक्टिकल कुछ और ही होता है। और इस फैसले के किस तरह के नताइज निकलेंगे और किस तरह का रिएक्शन पब्लिक की जानिब से देखा जाएगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, रंगरेट इलाके में आज एक इरिगेशन कनाल पर जो एनक्रोचमेंट थी उसको हटाने के हवाले से आज जो तहसीलदार बडगाम के साथ साथ जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं उनकी जानिब से ये एनक्रोचमेंट हटाई गई है, और माना जाता है कि ये इरिगेशन कनाल काफ़ी सारे इलाके के लिए काफ़ी फ़ायदा बख्श है। लेकिन यहाँ पर न सिर्फ दरख्त पाए गए बल्कि जो डिससिलेटिंग काफ़ी वक्त से यहाँ पर थी, जिसकी वजह से ये नदी जो है बर आई थी, उसको आज यहाँ सफाई की गई है, और इस सफाई से जो मकामी लोग हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इस मौके पर तहसीलदार बडगाम ने क्या कहा, आइए देखते हैं। क्योंकि हायर अप्स की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से, जनाब डिविजनल कमिश्नर साहब की तरफ से हर बारी यही आया है कि जहाँ भी इंक्रोचमेंट्स हैं वो हटनी चाहिए, और जो इंक्रोचमेंट्स हट रही हैं वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक होती है। तो आज जो इरिगेशन कैनाल का ग्रीवेंस सेल में ऑलरेडी ऑनलाइन आया था, तो आज हमने ये जो कंप्लेंटर था परवेज़ अहमद, तो इन्होंने एक ये दे दिया था कि इरिगेशन कनाल जो है यहाँ की उसमें इंक्रोचमेंट्स काफ़ी हो रही हैं। तो हमने इस पे एक ड्राइव कर लिया था, पहले एक एक्सरसाइज ले ली, उसमें हमने यही देखा कि बहुत जगहों पे दरख्त तैनात हो गए हैं, फिलिंग हो गई है, ये जो नाला है, नाले की वक्तन फ़वक्तन सफाई नहीं हो पाने से, डिसिल्टिंग की वजह से ये जो नाले हैं ये पूरे भर चुके हैं। तो हमें काफ़ी दुश्वारियां भी आई इसमें, ये जो है नाले का वो जो हमारा जो होता है बाज़ाब्ता एक ये जो विड्थ है या लेंथ है वो देखने में। तो आज जो था, आज का ये मुकर्रर टाइम रखा गया था, तो इससे पहले हमने जितने भी इंक्रोचर्स थे, इंक्लूडिंग जो जिसने कंप्लेंट की थी, उसको भी हमने नोट से इशू की है थ्रू इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट।
नाज़रीन, श्रीनगर के पीरबाग इलाके से वानबल जो रावलपुरा है वहाँ तक एक सड़क जाती है और इस सड़क की हालत क्या है वो आप इन विजुअल्स को देखकर खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। सड़क काफ़ी कच्ची नज़र आ रही है, हालांकि इससे पहले मैग्नेमाइजेशन भी हुई थी और उसके बाद यहाँ पर कुछ ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से इस सड़क की हालत जो है वो काफ़ी अबतर हो गई है। लेकिन मकामी लोगों का मानना है कि अब इस सड़क को ठीक तरह से तामीर किया जाए और साथ ही साथ जो यहाँ पर ड्रेनेज का काम था उससे भी मुकम्मल किया जाए, उससे भी पुख्ता किया जाए, ताकि जो कीचड़ जो धूल यहाँ पर है उससे आम लोगों को छुटकारा मिल सके। पिरबाग मिलताबाद पे वन यह अहम रोड इस एयरपोर्ट कुन लिंक गसान यथ कोर यमो HRCC वाले 5 रेत ब्रोट ड्रेन सिस्टम तो मगर पत त्रोवक यह ड्रेन सिस्टम कर कंप्लीट मगर सड़कन बनव खंडर इन ती दोब अगर बेमार हस्पताल निमो सह मा मारि वाती दपान क्या सान हक क्या गो ये रोडस पे बसान यमो क्या दो पूरान अगर ना वनकस ग मैगडम तोत गोस ना दो पूर इन मेहरबानी तो मेहरबानी तुंद विसाल दत वन सोन हल कर पूर बे HRCC वालन अपील करान बे अक लट त्रो ये मेहरबानी कर वन फिलहाल तुम करो तुम मैगडम मगर रोड बनो तब मेहरबानी तो मेहरबानी कर 22 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ इस लिंक रोड पर। ये जो वानबल और पीरबाग मेन रोड जो दोनों साइड से हैं इनको मिलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक रोड है। 20-22 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, पहली बार इस सड़क को ठीक किया गया, लेकिन बदकिस्मती से HRCC वालों ने यहाँ पर हमारे क्या नाम है इसका ड्रेन का काम शुरू किया और पिछले 4-5 महीने से हम इस मुसीबत में है कि हमें न बाहर आने के लिए कोई रास्ता मिलता है और न अंदर जाने के लिए कोई रास्ता मिलता है। हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो गई, हमारे सेहत ख़राब हो गए, जितना भी गर्दा था वो सब हमारे कमरों में इस वक्त भी आप देख सकते हैं 3-4 महीने पहले से गर्दा पड़ा हुआ है, इतना गर्दा यहाँ से उठा। इस वक्त हालत यह हुई, आपको पता है कितना हार्श इस साल विंटर रहा, उसकी वजह से इतनी तकलीफ में हम पड़े। बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पर, मड है, पानी जमा है और मतलब उसका कोई पुरसान हाल नहीं, कोई यहाँ से आता नहीं है। कंसर्न चीफ इंजीनियर है यहाँ से, उनको नहीं मतलब गवर्नमेंट लेवल पर उनको भी हमने कर दिया फ़ोन, HRCC वालों को भी फ़ोन कर लिया कि इस मुसीबत से हमें छुटकारा दीजिए, लेकिन कोई पुरसान हल नहीं है, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द ठीक करें और ये जो ड्रेन हमारी है, जो इन्होंने ड्रेन को तब्दील किया है, इसमें मतलब पक्का कर लें, इसमें बेड सीमेंटेड हो और 2 साइड सीमेंटेड करें, तभी जाके ये मुसीबत से हम छुटकारा पा सकते हैं। उधर नौगाम बनपुरा के लोगों ने भी इस तरह की शिकायत की है कि वहाँ इलाके का जो रास्ता है, जो रोड है, उसकी हालत भी नागुफ्ताबह है, उसकी हालत भी काफ़ी जो है ख़राब है। उनका मानना है कि इस सड़क की हालत को ठीक करने के हवाले से उन्होंने मुतअद्दिद बार मुतल्लिका दफातर का भी चक्कर काटे, लेकिन अभी तक इस रोड की हालत को ठीक नहीं किया गया। उन्होंने एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए आला हुक्काम तक और ख़ास तौर पर जो मुतल्लिका हुक्काम है उन तक ये गुजारिश पहुंचाने की कोशिश की कि इस सड़क की हालत को ठीक किया जाए, ताकि जो आबादी यहाँ से गुजर रही है उन्हें तकालीफ का सामना ना करना पड़े। ये नौगाम मेन है, आप देख सकते हैं इस सड़क की क्या हालत है। ये श्रीनगर से माज 3 या 4 किलोमीटर दूर है। पिछले 10 सालों से कोई हुकूमत इस पर गौर नहीं करे। देखो जगह जगह खड्डे हुए हैं। ये सड़क बादशाह बाग से राजबाग ज़ीरो ब्रिज को लिंक कनेक्ट करती है, लेकिन कोई हुकूमत, कोई ऑफिशियल इस पर गौर खोज नहीं करता है। बार बार यकीन दहानी के बावजूद इनको हमने कंप्लेंट की कि इस सड़क को ठीक कीजिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ये टस से मस नहीं हो रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे, बर्फ़ में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है लोगों को यहाँ से चलने में। तो क्या चाहते हैं अब? हम चाहते हैं कि इस सड़क को फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर ठीक किया जाए, जिससे आवाम को सहूलियत पहुँचे। नौगाम बनपुरा पचमे 10 वरियों पे वो आब अचान अंदर, अंदर मकरिस आबस मज बत खेवान, फख गंदगी तमाम, बे सड़क हालत वो सड़क क्या यप गई पतम 10 वरी बोजान ड्रेनेज मगर ड्रेनेज तमिच कथ कत जान यह पोत खोर इलाका मान तो यह पहलगाम गि तुथ हालत यप खराब।
ये मान बत बनान खोन कह चीज न ये पेवान वंद क्यों रत काल थवन बूट लगित प्लास्टिक बूट मह कर आब मज पकुन तुझ हालत तुझ सड़क हालत गो वो तुम सड़क हालत यह कह खराब गम सड़क कूत 10 वरी वोतस वुचान योकुन त्रो रोशनी तुम वो और किस हालत लुक वो बिचार जन पहाड़ी लुक ये बसान फेरन लगित बूट लगित क्या अम चीज मूजूब गंद आब मज पे पकुन। नाज़रीन, नौगाम इलाके में ही आज एक गाश नामी NGO की जानब से एक रैली का इनेकाद किया गया और इस रैली का मकसद जो ड्रग्स है उनके असरात या उसकी ख़राबी से मुतल्लिक लोगों को जो है बाखबर कराना था, उन्हें अवेयरनेस फराहम करनी थी। इस हवाले से कुछ पुलिस ऑफिसरान भी यहाँ पर मौजूद थे और मकामी पब्लिक के साथ साथ जो NGOs के साथ लोग हैं वो भी आज इस रैली में शामिल थे और वो लोगों को अवेयर कर रहे थे कि वो अपने बच्चों को कैसे ड्रग्स के इस्तेमाल से दूर रखें, क्योंकि ड्रग्स के जो नताइज हैं, ड्रग्स के जो ख़राब असरात हैं वो न सिर्फ एक घर को तबाह करते हैं बल्कि पूरी सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं। इस हवाले से आज यहाँ पर इस रैली का एहतमाम हुआ था। मैं वाइस चेयरमैन DDC श्रीनगर बिलाल अहमद भट्ट। जो हमने एंटी ड्रग्स रैली निकाली थी वो हमने इसलिए निकाली थी, जो हम नए कश्मीर का आगाज़ करना चाहते हैं कि वो नहीं हो सकता जब तक ड्रग फ्री कश्मीर नहीं हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो ड्रग्स अवेलेबिलिटी है यहाँ उस पर रोक दी जाए। जो ड्रग्स अवेलेबिलिटी जब वो कम हो जाएगी, लोगों को आसानी से ड्रग्स मिलता है तो वो इसलिए यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि ड्रग्स अवेलेबिलिटी कम है, हम हर किसी ना स्कूल में एक क्लास इसके लिए रखें 10 मिनट 15 मिनट का ड्रग्स पे। जैसे हमारी मस्जिद शरीफों में हर जुम्मा एक बयान होता है, हम 10-10 मिनट उस पर भी एक जुम्मा इसके लिए रखें। हम चाहते हैं कि हम नया कश्मीर का आगाज़ करना चाहते हैं कि जो नया कश्मीर हो ड्रग फ्री हो। जैसे यहाँ 90,000 लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हो, ये 90,000 लोग नहीं, 90,000 फैमिलीज़ है कि हम भी डर जाते हैं कब हमारे दरवाजे पे नॉक हो कि ड्रग्स का। हम चाहते हैं कश्मीर ड्रग फ्री हो। हम इस पे शुरू आज से काम की, इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।